इस मूवी की शुरुआत उसी जगह से होती है जहां पर इस मूवी का पहला पार्ट खत्म हुआ था। अगर आपने इस मूवी का पहला पार्ट अभी तक नहीं देखा है तो मेरे चैनल पर जाकर इसका पहला पार्ट ज़रूर देख लें। मैं इसके पहले पार्ट को अपने चैनल पर पहले ही एक्सप्लेन कर चुका हूँ, इसलिए आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं इस मूवी के दूसरे पार्ट को, जहाँ पर समुद्र के बीचों बीच एक कश्ती को दिखाया जाता है जिसमें रिचर्ड, एमलिन और उनका बेटा होता है। रिचर्ड का पिता अपने क्रू मेंबर की सहायता से उस कश्ती को ढूंढ लेता है, लेकिन जब चेक किया जाता है तो रिचर्ड और एमलिन की मौत हो चुकी थी, जबकि उनका बेटा जिंदा होता है। उनके बेटे की जुबान पर एक ही नाम होता है, रिचर्ड का। उन्हें लगता है कि शायद इसका नाम रिचर्ड है, जबकि उस बच्चे का नाम पैडी होता है। अब इस शिप के ऊपर एक औरत को दिखाया जाता है जिसका नाम सारा होता है। सारा एक विधवा औरत है और उसके पास एक बच्ची होती है जिसका नाम लिली है। रिचर्ड और एमलिन के बाद सारा उस बच्चे को अपना लेती है और उसे अपने ही पास रखने का फैसला करती है। इसके बाद ये सभी लोग घर की तरफ निकल जाते हैं, लेकिन शिप के ऊपर हैजा की बीमारी फैल जाती है, जो कि उस समय लाइलाज बीमारी हुआ करती थी, और इसकी चपेट में लगभग सभी लोग आ जाते हैं। इसलिए शिप के सभी लोग यही फैसला करते हैं कि सारा और दोनों बच्चों को एक छोटी बोट की सहायता से यहाँ से निकाल दिया जाएगा, जिससे उन्हें समुद्र में कोई ना कोई तो जरूर ढूंढ लेगा और उनको बचा लिया जाएगा। अब इसकी जिम्मेदारी एक कैनरी नाम के आदमी को दी जाती है। अब कैनरी सारा और दोनों बच्चों को बोट में बिठाकर यहाँ से ले जाता है, लेकिन आगे जाकर सारा जब उससे पानी मांगती है तो वो उसको पानी नहीं देता है। वो उससे कहता है कि हमारे पास पानी की कमी है और हम पानी ऐसे बर्बाद नहीं कर सकते। दरअसल कैनरी अच्छा आदमी नहीं होता है, लेकिन प्यास की वजह से दोनों ही बच्चे रोने लगते हैं, जिससे कैनरी को बहुत गुस्सा आता है और वो सारा से दोनों ही बच्चों को चुप कराने के लिए कहता है। लेकिन प्यास की वजह से दोनों ही बच्चे चुप नहीं होते हैं, जिससे कैनरी उन बच्चों को उठाकर पानी के अंदर फेंकने लगता है। लेकिन तभी सारा उसके ऊपर हमला कर देती है और उसे मारकर पानी के अंदर फेंक देती है। अब सारा को अपने बच्चों के साथ इस कश्ती पर एक दिन गुजर जाता है और उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसे जाना कहाँ है। लेकिन सारा की जब आंख खुलती है तब वो देखती है कि वो एक आइलैंड के पास पहुंच चुकी है, इसलिए वो समुद्र की लहरों को पार करते हुए इस आइलैंड तक पहुंच जाती है। दोनों ही बच्चे बहुत प्यासे होते हैं, इसलिए सारा उनको नारियल पानी पिलाने लगती है। दरअसल इस आइलैंड पर सभी चीजें मौजूद होती हैं। यहाँ पर खाने के लिए फल और पीने के लिए शुद्ध पानी भरपूर मात्रा में होता है। ये जगह रिचर्ड के लिए कोई नई जगह नहीं होती है, क्योंकि रिचर्ड अपने पेरेंट के साथ यहीं पर रहा करता था। रिचर्ड और एमलिन भी इसी आइलैंड पर रहा करते थे और उनका बच्चा पैडी, जिसे सारा रिचर्ड समझती है, वो भी इसी आइलैंड पर पैदा हुआ था। इसलिए वो सारा को एक जगह की ओर ले जाने लगता है। सारा जब वहां पर जाकर देखती है तो वहां एक झोपड़ी बनी हुई थी और ये झोपड़ी रिचर्ड और एमलिन ने अपने लिए बनाई थी। सारा जब उसके अंदर जाकर देखती है तब उसके अंदर सभी सामान वैसा ही था जैसे रिचर्ड और एमलिन छोड़कर गए थे। यहाँ पर ये बच्चा उस जगह को अच्छे से पहचान लेता है और वो अपने माँ बाप को तलाश करने लगता है, लेकिन इस बच्चे को पता ही नहीं होता है कि उसके माँ बाप मर चुके हैं। ये देखकर रिचर्ड रोने लगता है, लेकिन सारा उसे गले से लगा लेती है और उसे कहती है कि अब मैं ही तुम्हारी माँ हूँ। इसके बाद सारा फैसला करती है कि जब तक उन्हें कोई ढूंढता हुआ यहाँ पर नहीं आ जाता है, वो इन बच्चों के साथ यहीं पर रहेगी और सरवाइव करने की पूरी कोशिश करेगी। एक दिन सारा जब बच्चों को सुला रही होती है तब उसे ड्रम बजने की कुछ आवाज़ें आती हैं। सारा जब बाहर जाकर देखती है तो वो आइलैंड के दूसरी तरफ से आ रही होती हैं। ये आवाज़ें सुनकर सारा डर जाती है और वापस अपने घर के अंदर आ जाती है। अब इनको इसी तरह से इस आइलैंड पर कुछ महीने गुजर जाते हैं। अब कुछ महीनों के बाद फिर से सारा को वही आवाज़ें सुनाई देने लगती हैं, जिसे सुनकर सारा थोड़ा हैरान होती है। इसलिए वो घर की तलाशी लेने लगती है और उसे एक कागज़ का टुकड़ा मिलता है जिस पर लिखा था कि ये आवाज़ें हर 3 महीने में आती हैं। इस कागज़ के टुकड़े पर एमलिन और रिचर्ड ने ही लिखा होता है कि ये आवाज़ें हर 3 महीने में आती हैं, क्योंकि उनको भी यही आवाज़ें आया करती थी। और इस ड्रम की आवाज़ें यहाँ पर आने वाले आदिवासी लोगों की होती हैं, जो कि यहाँ पर हर 3 महीने में आकर बलि चढ़ाते हैं। सारा ये देखकर काफ़ी डर जाती है, इसलिए जब भी उसको वो आवाज़ें आती हैं वो घर की लाइट्स बंद कर देती है और अपने बच्चों से भी उस ओर कभी ना जाने की कसम लेती है। इसी तरह से इन लोगों को इस आइलैंड पर 8 साल गुजर जाते हैं और ये लोग यहाँ पर सरवाइव करना सीख लेते हैं। सारा अपने बच्चों के लिए एक टीचर होती है और वो उनके हर डाउट को क्लियर करती है। लिली अपनी माँ से पूछती है कि माँ, आखिर मेरा शरीर तुम्हारी तरह कब तक हो जाएगा? तब सारा उसको बताती है कि जब तुम बड़ी हो जाओगी तब तुम्हारे शरीर में बदलाव आने लग जाएंगे। यहाँ पर सारा दोनों ही बच्चों को इस बारे में डिटेल में बताने लगती है।
अब मौसम खराब होने की वजह से बारिश शुरू हो जाती है और इनकी छत से पानी नीचे गिरने लगता है, जिससे सारा ऊपर जाकर छत को संभालने लगती है। लेकिन बारिश में भीगने की वजह से सारा की तबीयत खराब हो जाती है, उसे निमोनिया हो जाता है। सारा को लगता है कि अब वो नहीं बचेगी, इसलिए वो अपने बच्चों को एक जगह पर लेकर जाती है और उन्हें बताती है कि जब मैं मर जाऊंगी तब तुम यहाँ पर एक गड्ढा खोदना और मुझे उसमें डालकर मिट्टी से दबा देना। अब सारा की मौत हो जाती है और बच्चे उसे गड्ढा खोदकर वहीं पर दफना देते हैं। इन दोनों बच्चों को सारा के बिना इस आइलैंड पर कई साल गुजर जाते हैं और ये दोनों ही जवान हो चुके थे। यहाँ पर रिचर्ड लिली के पास आता है और उससे एक गेम खेलने के लिए कहता है, जिसमें उन्हें अंडे छुपाने होते हैं और जो जितने अंडे छुपाएगा वही जीतेगा। लेकिन लिली इस गेम को आसानी के साथ जीत जाती है। अब रिचर्ड इसके बदले में समुद्र के अंदर जाता है और एक मोती को लेकर आता है, जो कि बहुत कीमती होता है। ये मोती लिली को काफी पसंद आता है। ये दोनों ही जवान हो चुके थे, जिससे इनके अंदर हार्मोनल चेंजेस आने लगते हैं, इसलिए दोनों ही एक दूसरे को नोटिस करने लगे थे और एक दूसरे को छुपकर देखा भी करते थे। एक दिन रिचर्ड मछलियां पकड़ने के लिए जाता है, जहां पर उसे एक शार्क मिलती है, लेकिन रिचर्ड हमेशा की तरह उस शार्क को धोखा देकर उससे बच जाया करता है। ये बात जब लिली को पता चलती है तो वो उस पर काफ़ी गुस्सा करती है। वो उसे वहां जाने से मना करती है, लेकिन रिचर्ड उसे कहता है कि तुम काफ़ी डरपोक हो और वो उसकी मजाक बनाता है। रिचर्ड लिली से कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम मुझे छुपकर देखा करती हो। तब लिली भी रिचर्ड से कहती है कि मैं भी जानती हूँ कि तुम भी मुझे छुपकर देखा करते हो। तब रिचर्ड उससे कहता है कि मैंने तुम्हें बचपन से ही देखा है और मैं अगर अब भी तुम्हें देखता हूँ तो इसमें बुराई ही क्या है। लेकिन लिली इस बात पर गुस्सा हो जाती है। अब रिचर्ड उसे मनाने लगता है, लेकिन बातों ही बातों में ये दोनों ही एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। तब लिली रिचर्ड को अपने आप से दूर कर देती है और उससे कहती है कि हमें अब अलग सोना चाहिए। लिली जब एक दिन अकेली सो रही होती है तब उसके बिस्तर पर खून लगा होता है, जिसे देखकर वो घबरा जाती है, लेकिन बाद में उसे याद आता है कि ये उसका फर्स्ट पीरियड है। इसके बाद लिली नहाने के लिए चली जाती है, जहाँ पर रिचर्ड भी आ जाता है और वो उससे कहता है कि मैंने तुम्हारे बिस्तर पर खून देखा है, क्या तुम ठीक हो। तब लिली रिचर्ड से कहती है कि माँ ने एक दिन बताया था कि जब मैं एक लड़की से औरत हो जाऊंगी तब वो खून मेरे अंदर से आएगा और ये खून वही है। अगली सुबह रिचर्ड जब अपने बिस्तर पर होता है तब लिली भी वहां आ जाती है, लेकिन रिचर्ड ने कपड़े नहीं पहने होते हैं, जिसकी वजह से लिली उसकी मजाक बनाने लगती है। अब रिचर्ड लिली से यहाँ से जाने के लिए कहता है। इसके बाद लिली अपनी माँ की कब्र पर जाती है, जहाँ पर रिचर्ड भी आ जाता है और वो लिली से कहता है कि मैं आइलैंड की दूसरी ओर जा रहा हूँ, लेकिन लिली उसे वहां जाने से रोकती है। वो उससे कहती है कि माँ ने वहां जाने से मना किया था। तब रिचर्ड उससे कहता है कि वो तुम्हारी माँ थी और उनके बनाए नियम तुम्हारे ऊपर लागू होते हैं, मेरे ऊपर नहीं। वो लिली की बात नहीं मानता है और यहाँ से चला जाता है, लेकिन वहां जाकर उसे कुछ कंकाल मिलते हैं और इसके साथ वो आदिवासी लोग जो कि उसकी तरफ आ रहे होते हैं, जिन्हें देखकर रिचर्ड अपने शरीर पर मिट्टी लगा लेता है और वहीं पर छुप जाता है। इसके बाद ये आदिवासी लोग बलि देने के लिए अपने धर्म के कर्म कांडों को करने लगते हैं, जिसे रिचर्ड छुपकर देखने लगता है। लेकिन तभी एक आदिवासी उसके पास आ जाता है। अब रिचर्ड के पास मौका था उसे मारने का, लेकिन फिर भी वो उसको छोड़ देता है। इसके बाद रिचर्ड वापस आ जाता है, जहाँ पर लिली उसे देखकर काफी खुश होती है और इन दोनों को एहसास हो चुका था कि ये एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते हैं, इसलिए ये दोनों ही एक दूसरे से शादी कर लेते हैं। अब शादी के बाद ये दोनों और ज्यादा खुश रहने लगते हैं, क्योंकि शादी के बाद ये दोनों एक दूसरे के और ज्यादा करीब रहने लगे थे। इसके बाद हम देखते हैं कि रिचर्ड और लिली को समुद्र के अंदर एक शिप दिखाई देता है, जिसे देखकर ये लकड़ियां जलाकर सिग्नल देने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी इन्हें दिखाई देता है कि एक छोटी बोट उन्हीं की ओर आ रही है। जब ये लोग नीचे जाकर देखते हैं तब उसमें से एक कैप्टन उतरता है, जो कि पानी की तलाश में यहाँ पर आया होता है और उसके साथ उसकी बेटी सिल्विया भी होती है। यहाँ पर सिल्विया को लगता है कि लिली और रिचर्ड दोनों भाई बहन हैं, लेकिन लिली उसको बताती है कि रिचर्ड उसका हस्बैंड है। इसके बाद रिचर्ड और लिली इन सभी लोगों को लेकर अपने घर पर जाते हैं और इनको डिनर कराने लगते हैं। इन लोगों को इनका डिनर बहुत पसंद आता है, इसलिए सिल्विया रिचर्ड से काफी इम्प्रेस होती है और वो उसको पसंद करने लगती है। अगले दिन रिचर्ड और लिली इन सभी लोगों को लेकर एक झरने के पास जाते हैं, जहाँ से ये पीने के लिए पानी को ले सकें। रात को सिल्विया रिचर्ड के साथ डांस करने लगती है, लेकिन लिली को ये सब देखकर अच्छा नहीं लग रहा था। उसे पहली बार जलन का एहसास होता है, इसलिए सिल्विया के जाने के बाद वो रिचर्ड से कहती है कि वो सिल्विया से दूर रहे। अगले दिन सिल्विया रिचर्ड को अकेले में बुलाती है और वो उसके करीब आने की कोशिश करती है, लेकिन रिचर्ड सिल्विया को लिली कहकर पुकारता है, जिससे सिल्विया को काफी गुस्सा आता है और वो उससे कहती है कि मैं सिल्विया हूँ। तब रिचर्ड उससे कहता है कि मैंने लिली से शादी की है और मैं उसे धोखा नहीं दे सकता हूँ। ये सुनकर सिल्विया उसके थप्पड़ मार देती है, इसलिए रिचर्ड यहाँ से चला जाता है। दूसरी ओर हमें दिखाया जाता है कि लिली नहा रही होती है, लेकिन कैप्टन का नौकर उसे नहाता हुआ देख रहा होता है, जिससे लिली को बुरा लगता है और वो यहाँ से भागने लगती है। तब वो उसका पीछा करने लग जाता है और घर जाकर उसे पकड़ लेता है और उससे कहता है कि वो
मोती कहाँ पर है जो तुम अपने बालों में लगाती हो। दरअसल इस नौकर की उस मोती पर नजर होती है जिसे रिचर्ड ने समुद्र के अंदर से निकालकर लिली को दिया होता है। अब लिली अपनी जान बचाने के लिए उस मोती को दे देती है, पर इसके बाद भी वो उसके साथ बदतमीजी करने लगता है। लेकिन तभी यहाँ पर रिचर्ड आ जाता है, लेकिन इस नौकर के पास बंदूक होती है जिससे वो उसके ऊपर हमला कर देता है। गोली की आवाज कैप्टन और सिल्विया तक पहुंच जाती है। इसके बाद रिचर्ड अपनी जान बचाने के लिए समुद्र की ओर भागने लगता है। अब वो नौकर भी उसका पीछा करने लगता है। दरअसल रिचर्ड उसे वहां पर ले जाना चाहता है जहां पर शार्क रहती है। अब वो नौकर उसका पीछा करते हुए एक जगह पर गिर जाता है और उसके सिर से खून आने लगता है। रिचर्ड शार्क के पास पहुंचकर पानी के अंदर कूद जाता है। अब वो नौकर भी उसका पीछा करते हुए पानी के अंदर छलांग लगा देता है, लेकिन उसके सिर से खून आने की वजह से शार्क उस तक पहुंच जाती है और उसे मार देती है। इसके बाद रिचर्ड वापस लिली के पास आ जाता है और उसे बताता है कि कैप्टन यहाँ से जाना चाहते हैं, इसलिए हमें भी उनके साथ चले जाना चाहिए। लेकिन लिली जाने के लिए मना कर देती है। वो उससे कहती है कि अगर तुम्हें जाना है तो तुम जा सकते हो। इसके साथ ही वो रिचर्ड को बताती है कि वो प्रेग्नेंट है और माँ बनने वाली है। ये सुनकर रिचर्ड बहुत खुश होता है, लेकिन लिली अपने बच्चे को ऐसे समाज में जन्म नहीं देना चाहती है जहाँ पर इस तरह के लोग रहते हैं। इसलिए रिचर्ड लिली के साथ इसी आइलैंड पर रहने का फैसला करता है। अब कैप्टन और सिल्विया इन दोनों को यहाँ पर छोड़कर चले जाते हैं और ये दोनों ही अपनी लाइफ को फिर से उसी तरह से जीने लगते हैं। यहाँ पर इनको कई साल गुजर जाते हैं और इनके एक बच्चा होता है जो कि एक बेटी है, और ये उसको उसी तरह से पाल रहे होते हैं जैसे ये खुद बड़े हुए हैं। अब ये दोनों ही इस बच्चे के साथ इस आइलैंड पर और ज्यादा खुश रहने लगते हैं और इसी सीन के साथ मूवी का एंड हो जाता है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करें और इसके साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मैं आपसे मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में।